हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड, बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, उसका क्षेत्र, महत्व एवं उपयोग और उसकी सीमाओं का डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, उसका क्षेत्र, महत्व एवं उपयोग और उसकी सीमाओं का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी के मैक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है और अंग्रेजी का मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वृहद या बड़ा। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र की किसी समस्या का समग्र या संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, देश की कुल बचतें, कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल रोजगार एवं सामान्य कीमत स्तर आदि। जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किसी विशिष्ट या पर्टिकुलर इकाई से था, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामान्य से है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समष्टि अर्थशास्त्र को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस संदर्भ में कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योग या समूह का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार गार्डन एकले ने समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार या संपूर्ण आयाम से होता है। ये व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अनुभव के विशाल रूप या हाथी के कुल आकार व शक्ल और संचालन का अध्ययन करता है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यह वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि उन व्यक्तिगत पेड़ों का जिनसे जंगल बना है। इस संदर्भ में अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो हम कहेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत पेड़ों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों से छोटे भागों का भी अध्ययन किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक है कि ऐसे छोटे योग संपूर्ण योगों के उपविभाजन के रूप में ही हो, अर्थात ये पृथक नहीं हो। इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था का उसके समग्र या संपूर्ण रूप में अध्ययन किए जाने के कारण ही समष्टि अर्थशास्त्र को समग्रीकृत अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय या कुल रोजगार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान रखता है, इसलिए इसे हम आय व रोजगार का विश्लेषण या आय सिद्धांत भी कहते हैं। ये तो हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सभी समस्याओं का समावेश होने से इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत या व्यापक हो गया है। फिर भी इसके क्षेत्र को हम मुख्य रूप से निम्न 8 पॉइंट्स में डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण एवं इससे संबंधित समस्याओं और इसके निर्धारक तत्वों का विश्लेषण करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से हम उपभोग फलन, कंजम्पशन फंक्शन, विनियोग फलन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गुणक, मल्टीप्लायर तथा त्वरक, एक्सीलरेटर आदि की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन तथा मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन आदि का अध्ययन भी किया जाता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन चारों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका अर्थ क्या होता है और इनमें मुख्य अंतर क्या है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। थर्ड है आपका इसमें आर्थिक विकास व नियोजन का सिद्धांत, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अर्थव्यवस्थाओं में विकास एवं नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में ही आते हैं और इनका विकास प्रमुख रूप से द्वितीय महायुद्ध के बाद से हुआ है, क्योंकि नियोजन व आर्थिक विकास आज सभी देशों की समस्या है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विकास व नियोजन की प्रविधियों, व्यूहरचना तथा सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है इसमें
व्यापार चक्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स या व्यापार चक्रों का तात्पर्य है आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव होना। समष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यापार चक्रों के कारण, उनके प्रभाव व व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, इसकी स्टडी भी करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार शर्तें, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव का विश्लेषण तथा विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का भी समावेश होता है। इसके अंतर्गत हम मौद्रिक व्यवस्थाओं, साख व्यवस्था, बैंकिंग सिद्धांतों तथा केंद्रीय बैंक की व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व के सिद्धांत। राजस्व के सिद्धांत के अंतर्गत हम सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट, कराधान, टैक्सेशन तथा फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति आदि की स्टडी करते हैं। इन सभी का समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति की दृष्टि के लिए किया जाता है। लास्ट है आपका वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत भी आता है। इसके अंतर्गत हम उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा किस प्रकार से निर्धारित होता है, इससे संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। तो ये हुआ आपका समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कौन कौन से सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग के कारण एवं महत्व, व्यष्टि अर्थशास्त्र के सीमित क्षेत्र एवं उसकी सीमाओं तथा 1930 की विश्वव्यापी मंदी एवं 1936 में J.M. केन्स की सुप्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व और उसके उपयोग के कारणों को हम निम्न पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट है जटिल अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन को समझने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था की वैयक्तिक इकाइयों का ज्ञान तो आसानी से हो जाता है, किंतु इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था के संपूर्ण संगठन एवं संचालन को समझ पाना कठिन होता है और इसके लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट है सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। आज के कल्याणकारी राज्य के युग में सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करने का प्रयास करती है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, रोजगार बढ़े, देश में बस्ती और विनियोग बढ़े और साथ ही साथ कीमत स्तर में भी स्थिरता बनी रहे। इसके लिए देश में आर्थिक विकास एवं स्थायित्व की उचित नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करने का प्रयास किया जाता है और ये भी समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर ही निर्भर करता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है, जो कि उचित भी है, आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से समष्टि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध व्यक्तियों से न होकर व्यक्तियों के समूहों या योगों से होता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में उपयोगी। आज के युग में विकासशील व विकसित देश आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में संलग्न है। आर्थिक नियोजन में चूंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसलिए यह भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि बचत व विनियोग की दरें क्या निर्धारित की जाए और इनको बढ़ाने के क्या उपाय किया जाए। इसी प्रकार से आर्थिक विकास की वार्षिक दर को निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के उपाय भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात आर्थिक नियोजन के अंतर्गत ही सुझाए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन का प्राण है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। व्यष्टि विश्लेषण में भी समष्टि विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक वस्तु का मूल्य निर्धारण बहुत कुछ देश में प्रचलित मूल्य स्तर व समुचित अर्थव्यवस्था में उसकी मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में साधारणतः वस्तुओं की कीमतें ऊंची हो जाती है और इसी प्रकार से आर्थिक मंदी की स्थिति में वस्तुओं की कीमतें नीची या कम हो जाती है।
फर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बहुत सी फर्मों के व्यवहार को सामूहिक रूप से अध्ययन करने पर ही हो पाता है। इसी प्रकार व्यष्टि विश्लेषण में समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन भी तभी संभव हुआ है जबकि व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया गया। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण और उनकी परख भी समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीति निर्धारण और आर्थिक नियोजन में तो सहायता करता ही है, इसके अतिरिक्त ये सरकार को अन्य राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के निराकरण में भी योगदान देता है, जैसे कि अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, उपभोग, राष्ट्रीय वितरण, उत्पादन आदि के समग्र अध्ययन से जटिल समस्याओं को सुलझाने में समष्टि अर्थशास्त्र का ही सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है समष्टि मूलक विरोधाभासों के कारण समग्र या समूह का ज्ञान आवश्यक। समष्टि मूलक विरोधाभासों से आशय ऐसी धारणाओं से है जो किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में तो सही सिद्ध होती है, किंतु यदि उसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अप्लाई कर दिया जाए तो वो गलत सिद्ध हो जाती है। इस संदर्भ में हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत बचत या एक व्यक्ति द्वारा बचत करना तो उचित होता है, किंतु यदि अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति बचत करने लग जाए तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से घातक या हानिकारक होगा, क्योंकि इससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाएगी, जिससे आय, रोजगार एवं बचतों का स्तर गिरेगा तथा अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है कुछ आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र की अनुपयुक्तता। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी है जिनका विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से न होकर समग्र रूप में समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही हो सकता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजस्व, सामान्य मूल्य स्तर, रोजगार, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इनका अध्ययन केवल समष्टि अर्थशास्त्र में ही संभव है। समष्टि अर्थशास्त्र के इस महत्व को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का आज के युग में बोलबाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं एवं कठिनाइयाँ, लिमिटेशंस एंड डिफिकल्टीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यद्यपि समष्टि अर्थशास्त्र का पर्याप्त महत्व है और इसकी व्यावहारिक उपयोगिता भी है, किंतु समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ ऐसी सीमाएं या कमियां हैं जो इसके उपयोग के संदर्भ में हमें सतर्कता बरतने को आगाह करती है। फर्स्ट है व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले गए समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष भ्रमात्मक। समष्टि विश्लेषण का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों के योगों व औसतों से होता है, पर व्यक्तिगत या छोटे समूह के योगों से निकाले गए निष्कर्ष व्यक्तिगत दृष्टि से तो ठीक हो सकते हैं, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये गलत भी सिद्ध हो सकते हैं, जैसा कि समष्टि मूलक विरोधाभासों के संदर्भ में हम देखते हैं। नेक्स्ट है भ्रमात्मक निष्कर्ष। अगर अर्थशास्त्री व्यक्तिगत अनुभवों या धारणाओं को आधार मानकर संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था के संबंध में निष्कर्ष निकाले तो वे निष्कर्ष भ्रमात्मक एवं अवास्तविक होंगे। इसीलिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत अनुभवों से कोई निष्कर्ष न निकालने की सलाह दी है, क्योंकि सामाजिक चिंतन में त्रुटियों का यह एक बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है समूहों या समाज में व्याप्त विभिन्नता की उपेक्षा। समष्टि विश्लेषण समूहों के योगों या औसतों पर निर्भर करता है। इस कारण समूह में पाए जाने वाले अंगों का अंतर या महत्व स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे सामान्य मूल्य स्तर जो अनेक वस्तुओं के मूल्यों का समग्र औसत है, ये स्पष्ट नहीं करता कि कौन सी वस्तुओं के मूल्यों में कितना अंतर हुआ है। हो सकता है खाद्यान्न के मूल्यों में कमी हुई हो जबकि औद्योगिक माल के मूल्यों में वृद्धि हुई हो, लेकिन सामान्य मूल्य स्तर से हमें ये पता नहीं लग पाता। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि है स्पष्ट नहीं करती कि कौन से वर्ग की आय बढ़ी है और कितनी कितनी बढ़ी है। अतः समूह के योग के आधार पर भविष्यवाणी, सुझाव या विवेचन तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि समूह की रचना, उसके अंगों का स्वभाव तथा उनके आपसी संबंध की जानकारी न हो। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते। जैसे कुल मांग में वृद्धि से कुछ उद्योगों में सीमांत उत्पत्ति हुआस नियम लागू होने से उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई आ सकती है, किंतु ऐसे उद्योग जिसमें सीमांत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू है वहां पर उत्पादन बढ़ाना आसान और लाभदायक होगा, क्योंकि ऐसे उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने से कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाना संभव हो सकेगा। इसी प्रकार मध्यम वर्ग की आय बढ़ने पर साइकिल उद्योग पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, किंतु इससे स्कूटर उद्योग आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है।
अतः हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न रूप में या अलग अलग रूप में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है समूह के माप में कठिनाई। विभिन्न प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं को समष्टि विश्लेषण के लिए योगों में बदलने के लिए माप की कठिनाई भी आती है। यद्यपि मुद्रा एक सामान्य मापदंड है, किंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण समेशन में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लास्ट है समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़ने, औसत करने एवं समग्रता की प्रक्रिया जटिल होती है। जैसे राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में अनेक कठिनाइयाँ आती है। सामान्य मूल्य स्तर को ज्ञात करना भी बड़ा कठिन है। समष्टि विश्लेषण की प्रक्रिया सिद्धांत में तो बहुत सरल प्रतीत होती है, पर व्यावहारिक दृष्टि से ये अत्यंत कठिन है। तो ये हुआ समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या उसके अध्ययन में क्या क्या कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे समष्टि आर्थिक विरोधाभास की अवधारणा, इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर तथा उनकी पारस्परिक निर्भरता। थैंक यू।